नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएस पर। मैं हूं आपके साथ नफीसा खान। एक बार फिर से एनडीए ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। पीएम मोदी के पद के लिए एक बार फिर से मोदी को चुन लिया गया है। संसदीय दल की बैठक हुई। नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से विपक्ष पर हमला बोला है। नीतीश कुमार ने ऐसा बयान देते हुए कहा है कि हम हमेशा साथ है, यानी कि जो सहयोगी दल है वो भी साथ है। लेकिन विपक्ष इस पर हमला कर रहा है। सहयोगी की सरकार जो बन रही है नई, यानी कि एनडीए की जो सरकार है वो बैसाखी वाली सरकार है। बहुमत नहीं पा सकी बीजेपी, और इसी को लेकर लगातार सवाल उठ रहे। लेकिन आज की जो तस्वीर सामने आई है उसमें से कई तस्वीर ऐसी है जिस पर सवाल करना वाजिब है। जैसे जयंत चौधरी मंच से गायब दिखाई दिए, नीतीश कुमार पीएम मोदी के पैर छूते दिखाई दिए, और मोदी सरकार से सीधा शिफ्ट हो गया एनडीए की सरकार। चर्चा इसी पर करते हैं। संदीप मिश्रा जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। और शुरुआत देखिए मैं इससे करूंगी, जहां कहा जा रहा था कि फिर एक बार मोदी सरकार, मोदी 3.0 का शुरू होने वाला है। तो आज पूरे दिन एनडीए की बैठक में एनडीए सरकार की चर्चा चली। क्या कुछ कहेंगे मोदी से एनडीए सरकार? देखिए, पिछला चुनाव जो हुआ 24 का, वो अपने आप में देश की राजनीति को बदलने, देश की राजनीति को नई दिशा और दशा देने वाला था। तकदीर और तदबीर के बीच की ये लड़ाई थी, और लोकतंत्र के मंदिर में जो संख्या बल में ज्यादा आता है, जाहिर तौर पर उसी की सुनी जाती है। ये बहुदलीय प्रणाली का सबसे बड़ा दोष भी है और सबसे बड़ी खासियत भी है। जनता ने जैसा परिणाम दिया, मैं उसको सजदा करता हूँ। कांग्रेस पार्टी की तरफ से, अपनी तरफ से उस बात को नमन करता हूँ। उसमें कहीं इफ एंड बट कुछ होता ही नहीं। पर सबसे बड़ी बात है कि इस 3.0 में बीजेपी तो 24 में चुनाव लड़ी ही नहीं। बीजेपी तो कहीं, मोदी जी ने बीजेपी को चुनाव लड़ने ही नहीं दिया। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहते रहे, लेकिन पूरे चुनाव में आपने कहीं देखा कि बीजेपी की गारंटी है? आपने कहीं ये देखा पिछले पूरे चुनाव प्रचार में कि बीजेपी की सरकार बनेगी, या बीजेपी के वायदे हैं, बीजेपी 400 पार जाएगी? कहीं सुना? हर जगह यही सुन रहे थे हम कि मोदी की गारंटी, मोदी अब की बार 400 पार, मोदी की सरकार, फिर मोदी 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 मोदी। इतना मोदी हुआ कि बीजेपी कहीं खो गई, बीजेपी कहीं रास्ता भूल गई, बीजेपी भटक गई, अटक गई, और जब 4 बहुमत से भी नीचे लटक गई तो एनडीए याद आ गया। क्यों एनडीए याद आया? आज तो बहू जी एनडीए की डिफिनेशन भी बता रहे थे। न्यू इंडिया, पता नहीं कौन सा इंडिया है, प्रेसिडेंशियल इंडिया, हाँ कुछ कुछ बता रहे थे। वो ऐसे ही मन बहका रहे थे। और लेकिन मैं तो उन्हें कहूंगा, सबसे पहले उन्हें मुबारकबाद दूंगा, लेकिन यही कहूंगा, हे भगवान, फिर से 0.30 में देश को मणिपुर ना देखना पड़े। हे भगवान, दया करना भारत पे कि फिर से कि अग्निवीर का तीर युवाओं के कलेजे से निकल जाए। हे भगवान, दया करना कि महंगाई की मार लोगों पर ना पड़े। हे भगवान, दया करना कि टहनी की थार किसानों पर ना चढ़े। हे प्रभु, दया करना कि मोदी 3.0 में पहलवानों की आबरू कोई ब्रजभूषण ना लूट सके। ये दया करने की बात है, कृपा करने की बात है, लेकिन कृपा राम जी ने कर दी। राम जी ने बड़ी कृपा कर दी है। राम जी ने संदेश दे दिया, अवधेश को जिताकर अवधपति के धाम वासियों ने यह संदेश दे दिया कि सबरी के बेर मीठे क्यों लगते थे राम को। एक दलित को चुनाव में जिताकर एक संदेश दिया कि राम नगरी सबकी है, राम सबके, अयोध्या सबकी है, और अयोध्या किसी की बपौती नहीं है। अयोध्या में और राम के नाम का कोई ठेकेदार नहीं हो सकता। एक संदेश यह है। इतना ही नहीं, राम जी इन भाजपाइयों से इतने क्रोधित रहे, राम जी ने इतना इन लोगों पर आक्रोश व्यक्त किया कि मेरा और आपका ही इंटरव्यू था नफीसा जी, आप कह रही थी कि 4 जून को गदगद होंगे मोदी जी, और मैंने कहा था नहीं, 4 जून को गदा गदा होगी। आप देख लीजिए कि कैसे गदा गदा हुई कि अयोध्या से 100 किलोमीटर दूर तक, 100 किलोमीटर कोस तक फूलबाजों को खदेड़ दिया लोगों ने। 100 किलोमीटर की हद और सरहद तक कोई फूलबाज नहीं है। आप देखिए कि अयोध्या हारे, ये चित्रकूट हारे, नासिक हारे, रामेश्वरम हारे, खाटू श्याम हारे, सालासर हारे, सीता माता की सती और मेहंदीपुर बालाजी भी हार गए। जहां जहां राम जी के चरण पड़े, प्रयागराज तीर्थराज प्रयाग इलाहाबाद भी हार गए। जहां जहां प्रभु राम के चरण पड़े, वहां वहां फूल कुचल दिया गया, धूल में मिला दिया गया। तो ये राम की इच्छा, राम का प्रसाद, राम का विकार था कि दिव्यांग राम मंदिर में लाकर जो राम जी का उपहास उड़ाया गया, सनातन धर्म का मजाक उड़ाया गया, उसका बदला राम जी ने ले लिया। लेकिन डर अब इस बात का है नफीसा जी
कि क्या फिर से महंगाई की मार रहेगी। और आप मैंने एक बात तो देखी ही होगी कि जैसे ही मोदी जी ध्यान में गए, वैसे ही अमूल ने और मदर डेयरी के दूध ने अंगड़ाई ले ली, 2-2 3-3 रुपए किलो बढ़ गए। दूध ने उबाल ले लिया। ऐसे ही सड़क पर चलना महंगा हो गया, 5-5 10-10 रुपए टोल टैक्स पे बढ़ा दिए गए। अभी तो शपथ लेने से पहले ही महंगाई को बढ़ाने की मोदी की कसम थी। खुदा खैर करे कि शपथ लेने के बाद आगे बढ़ेंगे तो जनता को क्या-क्या सहना पड़ेगा। आगे हम चर्चा करेंगे, लेकिन संदीप जी मैं आपसे समझना चाह रही हूँ, जहां आपने जैसा जिक्र भी आपने किया और हम सबने देखा कि नरेंद्र मोदी के नाम पर पूरा चुनाव लड़ा गया, मोदी की गारंटी, मोदी का परिवार, फिर से तीसरी बार मोदी सरकार, मोदी आएगा तो मोदी, यहाँ तक ये नारा गढ़ा गया। लेकिन अचानक आज पूरे दिन टीवी पर चला एनडीए की सरकार, एनडीए जीता था, एनडीए जीता है। ये जो तस्वीर बदली है, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? क्या ये बीजेपी की सबसे बड़ी हार है? क्या बीजेपी खुद को कमजोर महसूस कर रही है और इसीलिए अब मोदी से सीधा एनडीए की सरकार? देखिए, 400 पार के जिस रथ पर सवार होकर मोदी जी चले थे, उसके पहिए जनता ने छीन लिए और जुगाड़ के 2 पहिए मोदी जी ने लगा दिए, एक तरफ नायडू और एक तरफ नीतीश। ये जुगाड़ के पहियों की मजबूरी है कि जय जय एनडीए हो रहा है, हर बात पे एनडीए, एनडीए की डिफिनेशन, एनडीए की परिभाषा। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग थे, जैसे मोदी जी घुसे, किसी भी बीजेपी के जीते हुए सांसद ने बीजेपी जिंदाबाद नहीं बोला अशोक हॉल में। अभी भी देखिए कि बीजेपी से बड़े मोदी हैं, मोदी 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 हो रही थी, लेकिन बीजेपी बीजेपी नहीं हो रही थी। जब बेटा बड़ा हो जाए अपनी माँ से और बेटा बड़ा हो जाए अपने पिता से, तो माँ बाप कहीं कोने में हो जाते हैं। एक शायर ने बहुत अच्छा कहा है कि चला कहीं जाए नहीं मेहमानों का ध्यान, धीरे धीरे माँ हुई कोने का सामान। आज बीजेपी कोने का सामान हो गई है और मोदी जी प्रथम पंक्ति के लाडले हो गए हैं। माँ से भी बड़े, बीजेपी से भी बड़े मोदी जी हो गए हैं, आरएसएस से भी बड़े मोदी जी हो गए हैं। जैसे नड्डा जी ने कह ही दिया है, तो आप समझ लीजिए कि जब माँ बाप से बड़े औलाद हो जाए तो आप उसका विनाश समझ लेती हैं। यही वजह है कि 303 से घटकर बहुमत से भी नीचे आकर अटक गए हैं साहब। ये सकपटाहट है, ये बेचैनी है, ये हालात खराब कर दी है जनता ने और बता दिया है जनता ने कि घमंड, पाखंड, झूठ, जाल, जुमला, जलालत भारत के लोग, भारत का संविधान, भारतवासी बर्दाश्त करने वाले नहीं। लेकिन क्या नतीजे आने के बाद सर, पीएम मोदी की जो लहर थी, जो मोदी की छवि थी, लोकप्रियता थी, उसमें गिरावट आई है, कहीं ना कहीं कम स्तर हो गया है, क्योंकि अब एनडीए सरकार थोड़ा सा सुनने में अजीब लग रहा है, क्योंकि चारों तरफ बीजेपी की ओर से कहा जाता है, यहाँ तक कि मीडिया में भी चलता था कि मोदी की लहर, मोदी की गारंटी, मोदी की सरकार। अब सीधा स्थिति आई आ गई कि एनडीए की सरकार। इसको आप क्या कहेंगे? क्या ये पीएम मोदी की निजी हार है? देखिए, ये मोदी के घमंड जीता है। एको हम द्वितीय ना अस्ति की मोदी की भावना जीती है, आ रही है। ये मैं ही सबसे बड़ा, मैं ही दल से बड़ा, मैं ही दिल से बड़ा, मैं ही फोटो में आऊंगा, मेरी ही फोटो खींचेगी, मेरी ही फोटो छपेगी, मैं ही भाषण करूंगा, मैं ही रोड शो करूंगा, मैं ही प्रचार करूंगा, मैं ही मैं कि ऐसी हवा निकाली है कि 56 इंच का गुब्बारा सिकुड़ के एनडीए पर आ गिरा धराम। जो मोदी जी का अभिमान था वो चकनाचूर हो गया। मोदी जी जिस बात को बढ़ा चढ़ा के कह रहे थे कि मेरे ही सहारे होगा, मेरे ही दम पर होगा, मेरे ही लिए होगा, मैं मोदी है तो मुमकिन है, मोदी ही जीत के नायक है। आज मोदी ही बीजेपी के लिए मुश्किल हो गए। आज 2 बातें आपने देखी होंगी कि बीजेपी यूज एंड थ्रो कैसे करती है। जयंत चौधरी का चेहरा आपने देख लिया होगा कि जयंत चौधरी को उतार कर कतार में बिठा दिया गया। 2 सांसद जीत के लाए थे। उसी पर चर्चा करना चाहूंगी। संदीप जी, आपने देखा कि जयंत चौधरी मंच से गायब थे, हालांकि सामने बैठे हुए थे संसद वाली लाइन में जहां सांसद बैठे थे। इस तस्वीर को लेकर क्या कहेंगे? एक सेकंड, जयंत चौधरी पर आपका सवाल केंद्रित था, तो आज मंच से उतारकर जयंत चौधरी को कतार में खड़ा कर दिया गया। जयंत चौधरी 2 सीटें जीत कर आए हैं, बिजनौर और बागपत। चौधरी चरण सिंह के खानदानी विरासत को संभाले हुए आए थे, उनकी पगड़ी माथे पे बांध कर आए थे। राम जाने किस मुंह से बागपत और बिजनौर की जनता को दिखाएंगे चौधरों की चौधराहट। क्या बताएंगे कि जिस चौधराहट को
चौधरी चरण सिंह जी ने कभी गिरने नहीं दिया। आज उस चौधराहट को जयंत ने मोदी के सामने कहां बिठा दिया और कहां गिरवी रख दिया, ये दिखाएंगे। लेकिन इससे भी बड़ी बात है कि इनके दो और एनडीए के गठबंधन के लोग थे, एक राजभर जी हैं और एक संजय निषाद भी हैं उत्तर प्रदेश में। उन्हें तो सूचना भी नहीं दी गई, उन्हें तो बुलाया भी नहीं गया। इन पर तो कृपा हो गई जयंत पे कि इनको बुला लिया गया और दुत्कार के कुनिया के कोने में बिठा भी दिया गया। उन्हें तो अशोका हाल में घुसने लायक भी नहीं और यहाँ तक बताने लायक भी नहीं समझा गया। तो अब आप देखिए कि जो दलित जाति थी उसके साथ क्या बर्ताव कर रहे हैं। छोटी जाति के राजभर और पिछड़ी जाति के लोग आते हैं, निषाद छोटे समाज के लोग आते हैं, दलित जाति की अगुवाई करते हैं। ये क्या मैसेज और क्या संदेश गया उस जाति विशेष को कि जीतोगे नहीं तो पास भी नहीं बैठने देंगे। कितनी स्वार्थी, कितनी मतलबी, कितनी कुटिल चाल चली है बीजेपी वालों ने। इस चाल का जवाब ये दल के लोग भी देंगे, इस जाति के लोग भी देंगे, समाज के लोग भी देख रहे हैं और देंगे भी। लेकिन देखिए तस्वीरें तो कई निकल कर आई संदीप जी आज की जो संसदीय दल की बैठक हुई, लेकिन सवाल जयंत चौधरी को लेकर फिर से मैं उसी पर आ जाती हूँ। जयंत चौधरी किसानों के नेता, उन्होंने किसानों के कई मुद्दों पर अपनी आवाज को बुलंद किया, लेकिन अब जब उनको कतार में खड़ा कर दिया गया तो क्या इससे किसानों का अपमान माना जाए, जाटों का अपमान माना जाए? नहीं, किसानों को तो वो कभी साथ थे ही नहीं, कभी भी उन्हें किसान का साथी मत मानिए। जब वो 750 किसान जिस बिल के कारण बलि पे चढ़ गए, उसी दल के साथ दिल मिलाकर वो चुनावी जुगलबंदी और जय जय मोदी करते रहे, तो उसी दिन वो किसानों के नेता नहीं रहे। किसानों ने तो उन्हें नहीं ना के बराबर ही समझ लिया और उन्हें माफ कीजिएगा किसान नेता कहना भी मुझे लग रहा है किसानों का अपमान ही होगा। किसान तो वो रहे नहीं। इसी बीजेपी के नेताओं ने हाथरस में इनके ऊपर लाठियां चलाई थी और लाठियां बरसा के इन्हें मारा था। और जिन बीजेपी के राज में इन पर लाठियां बरसी थी और इनके ही कार्यकर्ताओं ने इनके आगे सुरक्षा कवच बना लिया था, घेरा बना लिया था कि इन पर लाठियां ना बरसें, बचाने के लिए अपना जिस्म आगे झोंक दिया था। बीजेपी में जाने से पहले उनसे भी उन्होंने सलाह नहीं ली थी। तो ये मत छोड़िए, सोचिए। और रही बात जाट और जमींदार की इज्जत और बेइज्जती की, तो जाट, ये तो जाति, इस बड़ी जाति के तो हमेशा ही बीजेपी खिलाफ रही है, चाहे वो पहलवानों की इज्जत की बात रही हो, चाहे हरियाणा का चुनाव रहा हो, चाहे सोनीपत में रहा हो, चाहे आज जयंत चौधरी के रूप में रहा हो, चाहे टिकैत को किसानों के नेता टिकैत को रुला के रहा हो। तो बीजेपी तो कभी भी जाटों के पक्ष में रही ही नहीं है। लेकिन जयंत को कि आज जो दुर्दशा जयंत ने खुद कराई है, इसकी जिम्मेदारी उनकी खुद की है। तो मतलब ये समझा जाए कि जो एनडीए में शामिल होने के बाद और आज की जो तस्वीरें सामने आई है, तो कहीं ना कहीं जयंत चौधरी ने अपने अस्तित्व को कमजोर कर लिया है या फिर खत्म कर लिया है पूरी तरीके से, क्योंकि 2 साल से जीत कर आए हैं फिर भी कतार में देखने को मिले। अनुप्रिया पटेल के कितने सांसद जीत के आए? अनुप्रिया पटेल से भी एक ही सांसद, एक ही अध्यक्ष, एक ही पार्टी और सबसे बड़े मंच पर बैठी हुई थी वो। क्यों? इसलिए ये जयंत को सोचना होगा। जयंत का रिजल्ट 2 ही सीट मिली जयंत को, दोनों की दोनों जिता के ले आए, विपरीत परिस्थिति में जिता के ले आए। जहां जाट चिमटे से बीजेपी को छूने को तैयार नहीं, उस जाट लैंड में जयंत ने अपने दम पर, अपने पिता के नाम पर, अपने दादा की विरासत के नाम पर भाजपा को जिता दिया, गठबंधन को जिता दिया। और आज जिन जिन लोगों ने वोट दी है, जिन जिन चौधरियों ने वोट दी है, जिन जिन लोगों ने जयंत के कहने पर कि बीजेपी को जिता दो, आज उन सभी मतदाताओं का अपमान जयंत की वजह से हो गया। वो लोग देख रहे हैं, टीवी पर देख रहे थे और जयंत का आपने मुंह भी देखा होगा, जयंत की बॉडी लैंग्वेज भी देखी होगी, उतरा हुआ चेहरा भी देखा होगा। और कतार में वो खुद को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। लेकिन मजबूरी है कि जब आप किसी की शरण में चले जाओगे, किसी की गुलामी स्वीकार कर लोगे, किसी की दास्ता स्वीकार कर लोगे, तो आपके साथ ऐसा ही व्यवहार होगा। मुझे लगता है कि जयंत इसी के हकदार थे। जयंत को साथ सही हुआ है। जयंत ने यही किया है कि अपने किसानों के प्राण को नहीं देखा, टिकैत के आंसुओं को नहीं देखा, जाट बिरादरी के सम्मान को नहीं देखा, अपने दादा की विरासत को नहीं देखा। और जो दादा की किसान नेता थे, उस विरासत को मिटाकर जो मोदी के साथ वो खड़े हुए, मोदी ने उन्हें सही सजा दी है। इंडिया के तो मजबूत पिलर जिनको लेकर कई कयास लगाए जाते हैं, उन पर बातचीत करते हैं। अब नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू बड़ी तारीफें करते दिखाई दी आज मोदी की। वो कह रहे हैं कि सही समय है, यही समय है और बिल्कुल सही प्रधानमंत्री देश को मिलने जा रहा है। यहाँ तक कि नीतीश कुमार तो पैर छूते भी दिखाई दिए।
क्या कुछ कहेंगे इस तस्वीर को देखकर सर? आज जो तस्वीरें आई हैं बेहद दिलचस्प तस्वीरें कह सकते हैं इनको। नीतीश जी पैर छू रहे हैं पीएम मोदी जी। देखिए, नीतीश कुमार पलटू राम तो सभी जानते थे, लेकिन आज नीतीश जी को एक नया नाम भी मिल गया, लट्टू राम। वो लट्टू की तरह घूम गए। अब तक तो वो सिर्फ पलटते ही थे, लेकिन अब वो पलटने के साथ घूमना भी शुरू कर दिया। 2013 में जब मोदी को प्रधानमंत्री की घोषणा की गई थी, तो यही नीतीश कुमार थे जो एनडीए छोड़कर बाहर गए थे और कहे थे कोई मोदी लहर नहीं है, ये ब्लोअर की हवा है, ये हवा हवाई हो जाएंगे, ये कहीं नहीं रहेंगे, इनको कोई देखेगा नहीं, इनको कोई पसंद नहीं करेगा और ऐसे लोग प्रधानमंत्री नहीं बनने चाहिए। और आज नीतीश खुद नहीं गए थे, नीतीश अपने साथ बिहार की अस्मिता लेके गए थे। बिहार का एक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के रूप में गया था। बिहार के लाखों लाखों लोग की पगड़ी आबरू अपने सर पर नीतीश कुमार लेकर गए थे। बिहार का मान स्वाभिमान, बिहारियों का अभिमान अपने साथ लेकर गए थे और मान सम्मान अभिमान मोदी के चरणों में, मोदी शरणम गच्छामि होके जो आज उन्होंने लुटाया है, वो जब लौट कर पटना आएंगे तो बिहार का जागरूक नागरिक, बिहार का बुद्धिजीवी नागरिक, बिहार का लड़ाका नागरिक, बिहार का जुझारू बच्चा बच्चा क्या देखेगा कि मोदी जी के चरणों में नीतीश जी ने जो अपना सिर रख दिया, उससे बिहार की अस्मिता को कितना ठेस पहुंचेगा। बिहार की जनता उनसे पूछेगी, ए चाचा पलटू राम, ए चाचा लट्टू राम, ये का हो गई, काहे गोड़े में गिर गईला, ये पूछेगी बिहार की जनता, छाती ठोक के पूछेगी कि आप बतौर मुख्यमंत्री जो आपने चरण वंदना की है, चरण चाकरी की है, चरण चटुकारिता की है, इस चरण नमन से बिहार की अस्मिता को कितना ठेस पहुंचेगा, ये सवाल जरूर जरूर गूंजता रहेगा। और बिहार स्वाभिमानी बिहार, बढ़ता बिहार, अभिमानी बिहार, सबल बिहार, बुद्धिजीवी बिहार इस अपमान का बदला जरूर लेगा। लेकिन इसके पीछे क्या मजबूरी आप देख पा रहे हैं? मजबूरी या फिर वाकई वो खुश है इस नेतृत्व से? देखिए, खुश होने पर कोई किसी के पैर नहीं छूता, गले लगता है। ईद पे 1000 गुलाब के फूल मैंने बांटे अपने ईद वाले भाइयों को जो रमजान रोजा रह के आए थे, और मैंने सबके गले लगा, मैं ईद मुबारक हो कह के। मैंने खुशी में किसी के पैर नहीं छुए, किसी ने मेरे पैर नहीं छुए। मैं मजबूर होता तो कहता बख्श दो दादा, गलती हो गई, मैं आपके पैरों में पड़ रहा हूं। मैं ये वो भी बार बार ये नहीं कहते दिखे कि अब हम कहीं नहीं जाएंगे, अब यहीं रहेंगे, आखिरी सांस तक आपके पास ही रहेंगे, अब इधर उधर की नहीं सोचेंगे, आप तो 29 तक रहेंगे, आप जैसा मसीहा नहीं है, आप जैसा देवता नहीं है, ये भारत का भाग्य है कि आप नेता मिल गए और हमसे गलती हो गया था, हम इधर उधर छटक गए, अगली बार तो आप बीजेपी विपक्ष के सबको हरा ही देंगे, आप इतने बड़े नेता। वो ज्योतिषी भी हो गए, भाग्य भी बताने लगे, देवता भी हो गए, उनको भविष्य भी दिखने लगा, और ये सब दिखने के बाद सीधे क्या दिखा? मोदी के चरण, मोदी के पैर और अपना माथा। इतना सब कुछ दिखने के बाद भगे चले गए कि मेरी मंजिल कहाँ है। आज उन्होंने बता दी कि मेरी मंजिल कहाँ है, और मेरी मंजिल से ज्यादा कुछ नहीं है। आज नीतीश ने पूरे बिहार को, पूरे देश को बता दिया। हो सकता है ये नीतीश की मंजिल हो, लेकिन बिहार की मंजिल किसी के कदम नहीं हो सकते। बिहार का स्वाभिमान ये बताता है। चलिए ठीक है, धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। देखिए, देखना ये होगा जो अब नई सरकार बन रही है, मोदी की जगह अब एनडीए की सरकार जो देखने को मिलेगी, वो कितने लंबे समय तक चलती है, किस तरीके से बनती है। क्योंकि कहीं ना कहीं जब सहयोगियों की सरकार बन रही है, गठबंधन की सरकार अब नई देश को मिलने जा रही है, तो क्या एक एक करके सारे दल अलग अलग हो जाएंगे, या फिर एक लंबे समय के लिए देश को नई सरकार मिलेगी? देखते हैं आगे क्या कुछ होता है, क्योंकि नीतीश बाबू को लेकर अभी भी कई कयास लगाए जा रहे हैं जनता के बीच में। जयंत चौधरी की जो नाराजगी हो सकती है वो बढ़ सकती है और जाहिर तौर पर सामने आ सकती है। देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है। फिलहाल की